नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि ग्रेड फर्स्ट जो एग्ज़ाम में आपके अभी लगभग 48 से 50 दिन का समय बचा है। जो भी प्रतिभागी इस एग्ज़ाम में भाग ले रहा है उसका एक कंसर्न होता है कि मैं इस अंतिम समय में जो मेरा टाइम बचा है उस अंतिम समय में एक कैसी मेरी प्लानिंग हो, कैसी मेरी स्ट्रेटेजी हो कि मैं उसका बेस्ट आउटपुट निकाल सकूं। और इसी संदर्भ में हमेशा वो एक एंजाइटी का शिकार भी होता रहता है और जो कि एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है बच्चे के लिए कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, एग्ज़ाम देने वाले अनुभव से, और अगर मैं आपके जगह होता और मैंने एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी लगा, और अगर मैं इसको मेरे कंसर्न में हूँ तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक फ़िलहाल एक दो प्रतियोगी एग्ज़ाम में भाग ले रहा है उसके हिसाब से। आपने थंबनेल में देखा कि आपकी आरपीएससी लेवल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ग्रेड फर्स्ट शिक्षक यानी कि व्याख्याता भर्ती के लिए। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, मैं एक साइकोलॉजी विषय का विद्यार्थी रहा हूँ, साइकोलॉजी विषय पढ़ाता हूँ, तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी 50 दिनों के हिसाब से, मैं क्या सोचता हूँ और मुझे किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या क्या मुझे वो स्ट्रेटेजीज रखनी चाहिए मेरे दिमाग में कि मुझे मेरा बेस्ट आउटपुट देना है और बेस्ट आउटपुट के साथ मुझे किन चीज़ों से बचना है, मेरा टाइम सेव कैसे हो, मैं टाइम को कैसे बचाऊं, मेरी बैलेंस अप्रोच क्या होनी चाहिए। उन चीज़ों पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके ग्रेड फर्स्ट साइकोलॉजी का जो पेपर है फर्स्ट पेपर में आता है। और विगत परीक्षाओं की बात करें तो विगत परीक्षा के हिसाब से आपके 5 से 8 क्वेश्चन आपकी साइकोलॉजी की अप्रोच रही है। अब इस दौरान क्या हुआ, पिछली भर्ती इस दौरान आरपीएससी के और आरएसएसबी के कुछ एग्जाम हुए, रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ, इसका आरपीएससी एसआई का एग्ज़ाम हुआ, उसको लेकर काफ़ी कुछ एक हवा बन गया है कि कथन कारण वाले क्वेश्चंस का क्या होगा, कैसे है। ऐसा बहुत आसानी से सही हो सकते हैं सवाल। आपने अपने दिमाग में एक फोबिया क्रिएट कर लिया है कि नहीं ऐसा ही है और हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होगा। जी नहीं, ये कतई सही नहीं, आपकी अप्रोच ही सही नहीं है। ठीक है, आरपीएससी को अपनी साख बचानी होती है, कुछ पेपर्स में वो काफ़ी अच्छा लेवल रख रहे और लेवल रखना भी चाहिए। आप ग्रेड फर्स्ट लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो उनकी अप्रोच होनी भी चाहिए। मैं तो अगर मैं उनकी जगह कंसर्न करता तो मैं भी ये मानता कि ऐसा होना चाहिए कि आप लेक्चर बना रहे हैं और एक ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता बना रहे हैं तो आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट कंसर्न अच्छा होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको एक अच्छी अप्रोच के साथ में आपको एग्जाम में पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अब आपको कैसे पढ़ना है, साइकोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे हम, और एक बेसिक स्टूडेंट की क्या अप्रोच होती है, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या होना चाहिए। तो कुछ बिंदु रखूंगा मैं आपके सामने कि आपको उसमें क्या रखना है। तो एक तो आपका बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। पहला बिंदु मैं दोस्तों रखूंगा आपके सामने, क्या होनी चाहिए, आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। जी, क्या होनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच आपको रखनी है। बैलेंस अप्रोच का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को तो आप लेके भाग रहे हैं और एक सब्जेक्ट को लेकर आप क्या है। तो पहला बिंदु आपको सबसे पहले आपके माइंड में एक बात बिठा लेनी है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए दोस्तों, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। इसका मतलब मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, अच्छा होना चाहिए। कारण कैसे है, अब हम क्या करते हैं, 4 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, 2 दिन फिर उसको डाइजेस्ट करने में लगा देते हैं कि यार मैंने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। तो एक तो ये कहना छोड़ दीजिए आप साथ वालों से, मैं इतना पढ़ चुका हूँ। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हटा दीजिए। ठीक है, ये गाने बंद कर दीजिए कि मैंने रात को 2 बजे तक पढ़ा, 3 बजे तक पढ़ा। आप 2 दिन 3 बजे तक पढ़े, आपका पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम, आपका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाता है और फिर आप 2 दिन आप बीमार हो जाते हैं। ये आपका मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, एक बेसिक अप्रोच होती है कि आप मॉर्निंग में लगभग 5 बजे के आसपास उठें और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक शेड्यूल आपको रखना है, उसमें आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, उसमें बताऊंगा इसमें आपको कैसे शेड्यूल है। और 9 से लेकर 10 बजे तक आप रेस्ट कीजिए, नाश्ता वास्ता कीजिए जो भी है।
और फिर 10 बजे से लेकर दोस्तों आपको 1 बजे तक एक शेड्यूल बनाना है, आपका 6 घंटे हो जाएगा। और फिर 1 बजे से लेकर आप 3 बजे तक रेस्ट कर सकते हैं, आराम से आप रेस्ट कीजिए। और उसके बाद में आप 3 बजे से लेकर दोस्तों 6 बजे तक आप फिर से पढ़ाई करो। इस 3 बजे से 3 शेड्यूल जो होता है, 3 घंटे का शेड्यूल, उसके भी मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको क्या करना है। तो एक चीज़ तो आपको ये देखना है, ठीक है। और फिर 6 बजे से लेकर आप 9 बजे तक या 8 बजे तक फ्री रखें अपने आप को। और दोस्तों 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप अपने आप को कर सकते हैं, बिजी रख सकते हैं। इस प्रकार आपको 12 घंटे का मैंने शेड्यूल दे दिया है, आपको प्रॉपर एक रेस्ट करने का भी टाइम दिया है, सब्जेक्ट कंसर्न का भी टाइम दिया है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है कोई भी एंड सोल सब्जेक्ट है, तो एक आप सीक्वेंस सब्जेक्ट की रखें और दूसरी सीक्वेंस आपके जीके वाले पेपर की रखनी है। मेरी बेसिक अप्रोच ये होती, लगभग मैंने 12 घंटे दे दिए। 12 घंटे बहुत होते हैं एक पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद बैलेंस अप्रोच और टाइम मैनेजमेंट के बाद में आपको करना क्या है, एक सेट पर डे, एक सेट आपको क्या करना है, PYQs का एक पूरा सेट निकालना है। पूरा सेट निकालने का मतलब है कि एक सेट आप रोज निकालेंगे, ठीक है। वो कितने का हो सकता है, 100 क्वेश्चन का हो सकता है, 150 क्वेश्चन का हो सकता है, जैसा भी आपको लगे, 75 क्वेश्चन का हो सकता है, चलो ठीक है। और वो PYQ भी निकालना है और साथ में आपको एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करनी है। और टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, और उसके लिए आप उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज लो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज पर भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, फोकस कर सकते हैं। बड़ी लाइबल और एक बहुत ही ईमानदारी से मेहनत के साथ ये चीज़ बनाई गई है, तो आप उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज पर भी क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे विश्वास के साथ जा सकते हैं इसके साथ में। तो पहला बैलेंस अप्रोच, दूसरी आप एक माइंड में सेट करें कि मुझे एक PYQ का सेट डेली बनाना है। उसमें आप, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको 50 दिनों के अंदर 50 टॉपिक साइकोलॉजी में है भी नहीं, ठीक है। बेसिकली आपके मैक्सिमम देखोगे तो आपके पूरे, अगर आप 30 क्वेश्चंस के हिसाब से निकालते हैं साइको के, और 50 दिन बचे हैं तो आप 150 ये 1500 क्वेश्चंस को आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। पर डे 30 क्वेश्चन आप साइको को निकालें, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु होता है दोस्तों, वो आपका आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड का। एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब है दृष्टिकोण आपका क्या रखो, सकारात्मक रखो। अब इसमें ये कहने की बात नहीं है कि सर सबका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत सारी एंजाइटी से, बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोगों से घिरे रहते हैं, और आपका दृष्टिकोण कुछ देर बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे लोगों में आते हैं, ये आते रहते हैं। ये एक प्रोसीजर है बायोलॉजिकल साइकिल का कि कार्टिसोल बनता है, कार्टिसोल नेगेटिविटी लेके आता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक दिमाग में बात बैठा लो, एक स्कीमा बना लो कि यस इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा, मुझे पढ़ते रहना है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर एक जो सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई साहब आप जब पढ़ने बैठें तो मैंने आपको देखो 6 से लेकर 9 बजे का एक शेड्यूल बताया, 3 घंटे का। इस 3 घंटे के शेड्यूल को आप, एक टेक्निक होती है दोस्तों, क्या होती है, एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक। आपको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना है। किसको अपनाना है दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना है। अब पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि लगभग 1 घंटे का हम स्लॉट रखते हैं, तो 3 बार ये पोमोडोरो टेक्निक चलेगी। आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट पढ़ना है, 20 से 25 मिनट पढ़ना है, और उसके बाद में 5 मिनट आपको क्या करना है दोस्तों, रेस्ट करना है। फिर उस 20 से 25 मिनट पढ़ने के बाद में उसको अगले 20 से 25 मिनट रिवाइज करना है, और फिर 5 मिनट क्या करना है दोस्तों, रेस्ट करना है। हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, एक सॉन्ग सुन लिया, बस इतना सा। लेकिन ये इस टेक्निक के साथ में आपको बढ़ना है। तो 3 घंटे में, एक घंटे के 3 बार आप पोमोडोरो टेक्निक को क्या करो, लागू करो। इससे आपकी मेमोरी भी क्या होगी दोस्तों, शार्प होगी, और आपका अच्छा भी फील होगा। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक अपनाने के बाद में एक जो सबसे गजब की बात होती है, जो स्टूडेंट आजकल
साइकोलॉजिकल हिसाब से डिफीट हो रहा है, वो है दोस्तों आपको डोपामीन रेजिस्टेंस बिल्ड करनी है। डोपामीन आदमी को क्या करता है, खुशी प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, डोपामीन की बात करें तो डोपामीन एक हमारी गट के द्वारा निकलने वाला हार्मोन होता है, और डोपामीन हमें क्या रखता है, खुश रखता है। क्या रखता है, खुश रखता है। और ये कब रिलीज होता है, इसका हमारा नेगेटिव इफेक्ट कब आने लगता है। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे ही सोशल मीडिया पर जाते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर क्या करते हैं दोस्तों, रील स्क्रॉल करते हैं। रील स्क्रॉल करते हैं तो एक 30 सेकंड की आपने रील को देखा, और उस 30 सेकंड की रील को देखने से, क्योंकि वो आपको अच्छी लग रही है, क्यों, क्योंकि वो आपको क्या लग रही है दोस्तों, अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो अब जैसे आपने अच्छा अनुभव किया तो गट और एक सेरोटोनिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन ब्रेन को फील होते हैं, ब्रेन से निकलते हैं। तो ब्रेन को क्या लगता है कि इस रील को देखने से मुझे क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वो पॉजिटिव जो डोपामिन हार्मोन है वो लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होता है, सीक्रेट होता रहता है, और ये आपको उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है। किस चीज के लिए प्रेरित करता है, कि आप लगातार रील देखते जाते हो। आपको इस चक्र से टूटना है, इस चक्कर को तोड़ना है, इस चक्कर से बाहर आना है। कोशिश ये करनी है कि आप इस प्रकार के डोपामिन का शिकार ना हो। अब इसका दूसरा इलाज क्या है, इलाज ये है कि आपको अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करना है। क्या करना है दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स करना है। और डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, आप अपने मोबाइल को उसका बेस्ट यूज कैसे करें, कि जब आपको किसी जैसे आप उत्कर्ष के YouTube चैनल पर गए और आपको कोई YouTube पर वीडियो देखना है, उसी समय आप अपने मोबाइल को क्या करें, ऑन करें। अदरवाइज अपने मोबाइल को ऑफ या एरोप्लेन मोड पर रखें, और अपने मोबाइल को अपने आप से कम 6 मीटर की दूरी पर या 10 फीट की दूरी पर जरूर रखें। ठीक है, इससे ब्रेन पर रेडिएशन इफेक्ट कम होगा। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, डोपामिन हार्मोन के प्रभाव से बचने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको ज़्यादा खुश रखेगा, तो आपका ध्यान उस स्ट्रेस की तरफ नहीं जाएगा जो आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो स्ट्रेस आप बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, स्ट्रेस, डर और तनाव बहुत बार एग्जाम में मदद करता है। मैं फेल होने से डरता हूँ, इसलिए मुझे स्ट्रेस होता है और मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो डर और तनाव को मित्र बनाना सीखिए। जब डर और तनाव का आप मित्र बनाएंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। आप डर के मारे, तनाव के कारण पढ़ते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, और क्योंकि वो डोपामिन आपका क्या कर देता है, उस डर और तनाव को कम कर देता है, और आप खुशी खुशी रील को क्या करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि 2 घंटे आपने कब खराब कर दिए। ब्रेन का एक निश्चित फ्लूइड होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो उसी के अनुसार क्या कर सकता है, ब्रेन की कॉग्निटिव प्रोसेस को अपना सकता है। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ब्रेन तब तक थक जाएगा, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको क्या आएगा, बोर्डम महसूस होगा, बोरियत महसूस होगी, और फिर आप कॉपी को बंद करके फिर तान के सो जाएंगे। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, ये जो सोशल मीडिया की रील स्क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से हमें क्या होता है, एक खुशी महसूस होती है, और वो तनाव नहीं बनने देती है, जिसके कारण हम पढ़ने बैठते हैं। तो आपको इससे एंटी डोपामिन कंडीशन से निकलना है। डोपामिन का यूज सही तरीके से हो तब तो ज़्यादा अच्छा। इसका एक तरीका है, क्या कर सकते हैं, आप 2 से ढाई घंटे तक लगातार पढ़िए। जब आप एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करेंगे, अब आपको एक अच्छा फील गुड होगा, और जब अच्छा फील गुड होगा तब जो डोपामिन निकलता है वो आपको आगे पढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आपको ऐसे डोपामिन को रिलीज करवाना है जो आपको आगे पढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरी बात है, आपको कार्टिसोल लेवल को क्या करना है, कम करना है। और कार्टिसोल लेवल कब कम होगा, जब आप अच्छे ढंग से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। 2-2.5 घंटे का एक अच्छा सा शेड्यूल आपने सेटअप लगाया और आपने पढ़ाई की, तो आपका कार्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। कार्टिसोल लेवल कम हो जाएगा तो ब्रेन स्वस्थ महसूस करता है। ब्रेन स्वस्थ महसूस करता है तो आपको पढ़ने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर कार्टिसोल को मैनेज करना है, डोपामाइन की बात करनी है, और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की बात करनी। चलिए ठीक है, उसके बाद में जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं चीजों को, साइंस और साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि जब भी मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे मेंटल मैपिंग के माध्यम से पढ़ना है। किसके माध्यम से पढ़ना है बेटा, मेंटल
मैपिंग के माध्यम से पढ़ना। और मेंटल मैपिंग का मतलब साइकोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, स्कीमा मैपिंग कहते हैं, कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं। तो चीजों को क्या करें, एक ब्रेन मैपिंग के रूप में बनाने की कोशिश करें, ट्री बनाएं और उसका पूरा खाका अपने दिमाग में क्या रखें, आप तैयार रखें, ताकि आप उसको जल्दी से आप जैसे अपनी कॉपी। हाँ, सबसे खास बात है मेंटल मैपिंग में अपने बनाए गए नोट से ही पढ़ें, अपने बनाए गए नोट्स से ही पढ़ना है। इस समय आपको कोई नया नोट्स, न्यू नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई जीके की करंट अपडेट के अलावा कोई नई बुक अभी नहीं लेनी है, आप फंस जाओगे। ठीक है, आपके पास वो कंटेंट है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। विश्वास की बात सिर्फ यह है कि आप उस पर विश्वास कम करते। जैसे नई बुक का कोई चैप्टर दिखा, नया बुक दिखा, कोई नया उसका बाहर का प्रिंट आउट दिखा, आप लालायित होते थे इसमें पता नहीं क्या दे रखा है। ना तो आप पहले वाले नोट्स को पूरा पढ़ पाए हैं, न अब वाले नोट्स को पूरा पढ़ पाए, क्योंकि समय नहीं है आपके पास में। इसलिए नो न्यू बुक, नो न्यू नोट्स, बनाए गए नोट्स से पढ़े और बनाए गए नोट्स को ही बार बार रिपीट करें। और ऐसे ऐसे गट जाने चाहिए पेन, उसको बार बार रिपीट करके। अब जब एग्जाम में पेपर आएगा तो आपका दिमाग नोट्स के उस कोने में जाएगा कि जहां आपने वो क्वेश्चन का उत्तर लिख रखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बनाए गए नोट से पढ़ना है, अपने पुराने नोट से पढ़ना, उस पर विश्वास करना। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करें, ठीक है, मेंटल मैपिंग के माध्यम से पढ़ें। उसके बाद आता है दोस्तों क्या, फिर आपको क्या करना है, नार्सिसिस्ट लोगों से बचना है। क्या बचना है दोस्तों, फिर आएगा नार्सिसिस्ट लोगों से बचना है। नार्सिसिस्ट लोगों से बचना है। आपके आसपास ध्यान रखें, किसी जैसे आप ये हैं, आपके आसपास ये और ये लोग हैं, तो जो पॉजिटिव सिंबल है वो क्या है, पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। जब आप इनको मिलें तो आपको ये कर, अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कर पाओगे। तो इस लोगों से तो आप मिलना जुलना रखें। और जैसे आप इसके पास मिले तो ये कहता है, अरे तुमसे नहीं होना है यार, मैंने बहुत देखे तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले, तुमसे कुछ नहीं होना, हम दो इतने साल हो गए, हमें से नहीं हुआ, तुमसे क्या होगा। इस अप्रोच का व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। आपका चाहे वो रूममेट हो, चाहे आपका साथी हो, चाहे आपके साथ रह रहा हो, या आपका कोई रिलेटिव हो, या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, अगर उसकी अप्रोच नेगेटिव अप्रोच है, नार्सिसिस्ट है, उसके अंदर अपने ईगो सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा अहम रोल है, उस चीज़ से बचने की कोशिश की। उस भाई साहब को बोलिए, भाई साहब बहुत बहुत नमस्ते, आपके लिए धन्यवाद है, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, आगे से सलाह देना बंद करें और इससे दूरी बनाएं। ठीक है, नो कहना सीखिए। इसको नो से नो साइकोलॉजी कहा जाता है। जिंदगी में ना कहना भी आना चाहिए, बाद में पछताने से बढ़िया है। टाइम पे मना करना सीखिए दोस्तों लोगों को, आप दुखी नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो नार्सिसिस्ट लोगों से क्या करना है दोस्तों, बचना है, से बचना है। नार्सिसिस्ट लोगों से क्या करना है दोस्तों, बचना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक आप पैरासोशियल ना बने। क्या ना बने दोस्तों, पैरासोशियल ना बने। पैरासोशियल ना बने का मतलब क्या है, पैरासोशियल ना बने का मतलब है कि आप जो सोशल मीडिया के जितने आपके दोस्त हैं उनसे सलाह ना लें। वास्तव में आप सोशल बने। पैरासोशियल का मतलब मैं बता देता हूं। आप बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे एक रील डालते हैं, 200 लोगों ने लाइक किया, आपका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपने पिक डाल दी, आपको लगेगा कि कोई मिलने आएगा। पैरासोशियल लोग मिलने नहीं आते हैं। ओ गॉड बहुत बुरा हुआ, ये तो अच्छा नहीं हुआ, गेट वेल सून, दैट्स इट। आपका पड़ोसी आदमी जो आपके परिवार का जानकार है, आपको हॉस्पिटल में मिलना आता है, दैट इज सोशल। वो सोशल है, वो आपसे मिलने आएगा। पैरासोशियल जो एक स्यूडो इमेज बनी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बहुत सारे लोग इसको कैव थ्योरी बोलते हैं, गुहा सिद्धांत कहते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आभासी दुनिया से जी रहे हैं, उसमें आभासी दुनिया को अपनी दुनिया बना लिया है। उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, ना कभी वो सही तरीके से सोच पाते हैं। और पैरासोशलिज्म से निकलना है और आपको किस में आना है, सोशलिज्म में आना है। सोशलिज्म का मतलब है कि आप जो आपके वास्तविक समाज है, सामाजिक लोग हैं, उनसे बात कीजिए। शाम को आप अगर जयपुर रह रहे हैं, जोधपुर रह रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए। शाम को अपने भाई बहन से बात कीजिए, है ना। इवन आपकी अगर लाइफ में कोई दोस्त है, महिला जेंट्स दोस्त, जो भी है, मेल फीमेल है, जो आपको अपना लगता है, उससे आप बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और ये बात भी बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए काफ़ी, ताकि आपका डोपामिन उससे भी बढ़ता है, सेरोटोनिन भी बढ़ता है। ये ब्रेन का केमिकल है साहब, इसको तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा,
क्योंकि बेसिक अप्रोच होती है, बहुत सारे लोग इस बात पर बात भी करते हैं, बहुत अच्छा भी बताते हैं, बट वो सीधी सी वही बता देते हैं टाइम मैनेजमेंट करो, बेसिक अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। नहीं, इसका रूट कोज है आपका ब्रेन कैसे सोचता है। ब्रेन की मैपिंग पे ध्यान देना है, ब्रेन को सही रखना है, और ब्रेन को सही रखने के लिए आपको बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप पीवाई को डेली निकालें ताकि आपको एक रोज मोटिवेशन मिले, एक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। डोपामिन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना है ताकि आप थके नहीं, कार्टिसोल लेवल को कम करना है, मेंटल अप्रोच बनानी है, नार्सिसिस्ट लोगों से क्या करना है, दूर होना है, और पैरासोशलिज्म से बचना है। और एक सबसे खास बात है कि वर्तमान में लगभग 70% लोग ब्रेन फॉग का शिकार हो चुके हैं। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि हर समय ये सोचना, मेरा क्या तो पूरा हो गया, मैंने कितना कोर्स कर लिया, पूरा कितना कोर्स नहीं कर लिया है, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनको अपना वास्तविक आकलन ही नहीं पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। क्या आपने सुबह पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया, आधे घंटे बाद आप लोग नहीं मुझे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आप हिस्ट्री पे चले गए, फिर लगा स्कूल मैनेजमेंट में तो यार पंगा हो जाएगा, चल ठीक है मैं स्कूल मैनेजमेंट पढ़ता हूँ, तो आप स्कूल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपका मूड स्विंग हुआ, और मूड स्विंग के कारण आपने क्या किया, साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। साइकोलॉजी में फिर वही अधिगम के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पावलोव वगैरह ये आ जाते हैं। फिर आपको लगता है अरे यार ये तो पढ़े हुए हैं, मगर पावलोव को तो सही कर देगा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में अरे नहीं, इसमें तो क्वेश्चन कथन कारण वाले सवाल और आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी पंगा। आपको एक एंजाइटी आती है, इसको है ना, मतलब अर्जेंट साइकोलॉजी में इसको एक एंजाइटी टाइप का, तुरंत आपको डर लगता है, नहीं मैं फटाफट आप क्या निकालना शुरू कर देंगे। बचिए इन चीज़ों से, इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग कंडीशन। मतलब आपके ब्रेन दिमाग में एक फोग, बादल से छा गए हैं, धुंधलापन सा आ गया है, ठीक है, और इससे आप सही नहीं सोच पा रहे हैं। तो एक इसके लिए सबसे अच्छी बात होती है तो नींद का पर्याप्त होना। नींद दोस्तों हिसाब से लें, हिसाब से मतलब 10-11 घंटा नहीं कह रहा, 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ एक अच्छा पौष्टिक खाना, मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा आप ड्राई फ्रूट खाओ, ये नहीं, बहुत अपने इंडियन खानों में सात्विक खाना भी पौष्टिक खाना ही होता है, उसको रखिए। नींद पर्याप्त लें दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में ब्रेन फॉग का बात होगी। फिर आपको क्या करना है, अब बात करते हैं कथन कारण सीरीज की। तो कथन कारण सीरीज में अब ये डर तो बना हुआ है, अब अपने साइकोलॉजी में सवाल कितने आने हैं, मैं मान के चल रहा हूं मैक्सिमम 10 सवाल आएंगे, ठीक है। अब 10 सवाल में से सारे के सारे कथन कारण सीरीज का सवाल तो देगा नहीं, तो 2 सवाल कथन कारण वाले आ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और कथन कारण वाले सवाल किस में बनेंगे, एक तो मैक्सिमम बाल विकास वाले सवाल में से, एडोलसेंसी में से बनेगा, और एक सवाल आपका अधिगम में से, सिद्धांतों में से बना सकता है, वो ये मैक्सिमम है। एक संवेगात्मक बुद्धि में सवाल बन सकता है। तो आपको बेसिकली किन पे जोर देना है, डेवलपमेंट थ्योरीज पे जोर देना है, लर्निंग थ्योरीज पे जोर देना है, और एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करना है। मानसिक स्वास्थ्य पर एक सवाल बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर वो नहीं देगा। तो 10 सवालों में से आपको मैक्सिमम आपको अप्रोच एडोलसेंस पर रहनी चाहिए, आपको किशोरावस्था पर ध्यान रखना है, इसलिए आप जीन पियाजे को जरूर पढ़ें। नैतिक विकास में आपकी देखो आप अगर बात करेंगे जीन पियाजे की जो चतुर्थ अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियाकाल अवस्था, मैक्सिमम टाइम औपचारिक संक्रियाकाल अवस्था से ही सवाल पूछा है। दूसरा बात देखेंगे आप कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की बात करेंगे तो दूसरी और तीसरी अवस्था से सवाल पूछते हैं, उस बात को ध्यान रखना। पूर्व परंपरागत अवस्था से, पूर्व नैतिक अवस्था से सवाल नहीं पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो सार्वभौमिक सिद्धांत अवबोधन से सवाल पूछ रहा है, वो सामाजिक न्याय कानून अवबोधन से पूछ रहा है, व्यक्तिगत अधिकार अवबोधन से पूछ रहा है, यहाँ से आपको सवाल वो ट्रिगर कर रहा है, तो आपको देखना है। एक आपको जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की पर ज़्यादा फोकस देना है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप थोड़ा सा पीछे कर चले जाएंगे। फिर संवेगात्मक बुद्धि में गोलमैन के जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको देखना है आपको। संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल्स देखने हैं, अभियोग्यता प्रारूप है आपका, मिक्स्ड मॉडल है, या आपका लक्षण प्रारूप है, ट्रैट मॉडल थ्योरीज हैं। फिर आपका इंट्रा और इंटरपर्सनल के अंतर रखना, एक इंटर और इंट्रापर्सनल का अंतर बहुत जरूरी देख लेना। ये आपका जो गार्डनर की थ्योरीज वाला पार्ट है, इसको जरूर देखना है, ठीक है। फिर एक संवेगात्मक बुद्धि का आईक्यू पे सवाल पूछ सकता है, वो इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। अब मैं कह रहा हूँ इस अप्रोच को अपना लो, आप वैसे ही सही कर पाओगे, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आउटपुट चेकिंग पे जाना है। किस पे जाना है दोस्तों, आउटपुट चेकिंग पे जाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को डेली टेस्ट सीरीज से निकालना है। क्या निकालना है, डेली टेस्ट सीरीज से। एक टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट आप डेली निकालोगे दोस्तों, वो आप टाइम तय कर लो कि आपको कब निकालना है। मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इनको अब खींच डालो, बहुत समय नहीं बचा है।
और सबसे अंत में राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आपको मैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया की जो बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों, क्या इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, वो ये है कि आपको जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा था, उत्कर्ष के उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम चैनल पर गए और वहाँ पर आपको डेनियल गोलमैन पढ़ना है, आपको सुरेंद्र सांगवान से पढ़ना है, बाकी सम्मानित साथियों से पढ़ना है, तो आप उनका नाम लिखे उत्कर्ष चैनल पर और उस टॉपिक को लिखे और वो टॉपिक आपने क्लियर कर, उसके बाद आपको बंद कर देना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसी के लिए आना है। आपको 10-12 घंटे लगातार यूट्यूब पर नहीं बने रहना है, अदरवाइज आपका यूट्यूब ही आपको इतने सारा कंटेंट देगा, आप थक जाएंगे, आपका ब्रेन फॉग बन जाएगा और आप फिर से आपके अंदर बोर्डम आ जाएगा, आप में बोरियत महसूस करोगे और अपना पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक है, दूसरा, आपने अगर कोई टेलीग्राम चैनल है, जैसे अपना उत्कर्ष का टेलीग्राम चैनल है, जो भी टेलीग्राम चैनल है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, वस्तुनिष्ठ सूचनाएं देता है, उसको रखिए, बाकी उड़ा दीजिए। बाकी कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम को हटा दीजिए, मान लीजिए आप मेरी बात, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखो। बिलीव सिस्टम जरूर डेवलप करें, अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, आप कर सकते हैं। मैंने किया है, काफ़ी बार किया है, काफ़ी बार सिलेक्शन हुआ है, मैंने किया है, आप भी करो। ठीक है, कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास करो। आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया आप पर कैसे विश्वास करेगी। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या हो, आपको कोई समस्या, आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप उत्कर्ष के उस पर इंफॉर्मेशन कॉलिंग पर आप बात कीजिए, हमसे समय लीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी उस सूचना को आप तक पहुंचाएं, आपको एक छोटा सा क्लिनिकल डायग्नोसिस प्रोसेस से गुजारें ताकि आपको तनाव ना हो। बाकी वही सेम चीज़ें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मोटिवेशन लगातार लेते रहना है, आपके अपनों से आपको बात करनी है ताकि तनाव कम आए, समय पर सोइए। ठीक है, अच्छा दिमाग अच्छा पढ़ाई करता है, थका हुआ दिमाग अच्छी पढ़ाई नहीं करता है। अच्छे खाने की थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने का मतलब है एक पानी वगैरह तरीके से पिए, हल्का जूस वगैरह है। कैफीन से रात को बचें। आपको कई लोगों की आदत हो जाती है, रात को कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन की यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो वो दूसरे दिन नुकसान करेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीज़ें मैंने, एक तो आपको देखो ये था साइकोलॉजी का, और फिर एसआई वाले पेपर में तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी थी। खैर, बैलेंस अप्रोच रखो, टाइम मैनेजमेंट रखो। अब एक माइंड सेट करें कि मुझे एक PYQ का सेट डेली निकालना है और आपको उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाओ, 20 से 25 मिनट कंटिन्यू पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट दो, 20 से 25 मिनट कंटिन्यू पढ़ो, फिर 5 मिनट रेस्ट दो। इस टेक्निक को पढ़ो, ये बहुत बेस्ट टेक्निक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद वही डोपामिन, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है, जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से रिलीज होता है, तो वो आपको क्या कहता है, एक स्यूडो सैटिस्फैक्शन देखता है। आप रूल देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या रहा है, डोपामिन रिलीज आ रहा है, वाह आने दो आने दो आने दो। अब वो आपको पता नहीं चलने देता है, वो डोपामिन क्या करता है, आपके दिमाग को खुशी देता है, खुशी देता है। तो अब खुशी के टाइम आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप 5 मिनट रील देखने के चक्कर में बैठे थे और कब 1 घंटा हो गया, आपको ये आइडिया नहीं लगता है। तो ये ब्रेन का जो एमेगडेला है उसका खेल होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इससे बचना है, डिजिटल डिटॉक्स करना है, तो वीक में कम से कम 2 दिन। और आपको तो मैं मानता हूं कि आप ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन को 50 दिन के लिए अपना लेना चाहिए। आप मीडिया का उसी समय यूज करें, मोबाइल का उसी समय यूज करें जब आपको बात करनी है किसी से, या आपको कोई अच्छा ढंग का वीडियो देखना है। ठीक है, वो समय गया लगातार वीडियो देखने वाला। ठीक है, और इसी संबंध में मैं साइकोलॉजी को लेकर रात्रि 8 बजे से मंगलवार से रोज एक क्लास का 30 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज रखेंगे अपन शाम को। उस पर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी रहेगा, उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है। परसों रात्रि, आज संडे है, इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और परसों रात्रि मतलब कितनी तारीख हो जाएगी, 14 तारीख से, 14 अप्रैल 2026 से अपन रोज रात्रि 8 बजे एक बेहतरीन सेशन लेके आएंगे साइकोलॉजी का। आपको उस पर जुड़ना आप नहीं भूलें, उस चीज़ को विशेष बात ध्यान रखें। बाकी वो सेम चीज़ें हैं, कार्टिसोल लेवल को कम करना है, मतलब नेगेटिविटी को कम करना है, मेंटल मैपिंग बनानी है, बनाए गए नोट्स से पढ़ना है। अब नए नोट्स नहीं खरीदने हैं, न्यू बुक नहीं खरीदनी है दोस्तों। बाकी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता। नार्सिसिस्ट लोगों से बचें,
पैरासोशियल ना बने, ब्रेन फॉग को कम करें, दिमाग को संतुलित करें, कथन कारण वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसी संबंध में कथन कारण वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं मंगलवार रात्रि 8 बजे से एक सेशन लेके आ रहा हूँ रोज साइकोलॉजी को। मुझे उम्मीद है आप जुड़ेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।